हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं कलश गोयल स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके चैनल अकाउंटिंग गुरुजी पर। आज हम लेकर आ गए हैं आपके लिए एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि होल सेलर्स की क्या क्या सर्विसेज रहती हैं। पहले अपने लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो हमारे टाइप्स होते हैं इंटरनल ट्रेड के, वो एक होलसेलर होता है और एक रिटेलर होता है। होलसेलर जो बल्क में माल परचेज कर रहे हैं, यानी बहुत सारा माल परचेज कर रहा है और बहुत सारा माल ही सेल आउट कर रहा है। और रिटेलर कौन होता है? जो एक माल परचेज तो ज़्यादा मात्रा में कर रहा है, लेकिन जो सेल आउट कर रहा है वो कम क्वांटिटी में कर रहा है, बहुत ज़्यादा सेल आउट नहीं करता। तो नेक्स्टली अगर आज हम बात करें तो आता है सर्विसेज ऑफ होलसेलर्स। एक होलसेलर्स की क्या क्या सर्विसेज हो सकती हैं, एक होलसेलर क्या क्या काम करता है। तो ये जो सर्विसेज हैं ये दो पार्ट में डिवाइड की गई हैं। फर्स्ट है सर्विसेज टू मैन्युफैक्चरर, जो मैन्युफैक्चरर के लिए होती हैं। देन सेकेंड है सर्विसेज टू रिटेलर, दूसरी सर्विसेज वो रिटेलर्स को प्रोवाइड करता है। मैन्युफैक्चरर जो प्रोडक्ट्स को बना रहा है उनके लिए क्या सर्विसेज हैं, और रिटेलर जो उस प्रोडक्ट को सेल आउट आगे कर रहे हैं उनकी क्या सर्विसेज हैं, उनके लिए क्या सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सर्विसेज टू मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर यानी बनाने वालों के लिए क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सबसे पहले इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल यानी ये एक बहुत बड़ी मात्रा में माल उनसे परचेज कर लेते हैं, बहुत बड़ी क्वांटिटी में, एक लार्ज क्वांटिटी में माल परचेज कर लेते हैं, जो एक इकोनॉमी को अच्छी इकोनॉमी की तरफ कंसिडर कर देता है, राइट। तो जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल रेफर किया जाता है वो एक बेनिफिट हो जाता है ऑपरेट करने का, कि लार्ज स्केल में हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और लार्ज स्केल में ही वो माल जो हमारे आगे ये होते हैं होलसेलर्स, वो उसको परचेज कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो वो बाय करते हैं, उसको परचेज करते हैं बल्क में। मैंने आपको भी बताया कि बहुत सारी क्वांटिटी में माल को परचेज कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है सेल्स प्रमोशन। सर्विसेज जो है मैन्युफैक्चरर्स के लिए वो दूसरी सर्विसेज में आता है कि सेल्स जो हैं वो बढ़ जाती हैं, सेल्स प्रमोट हो जाती हैं। जब भी होलसेलर्स माल परचेज करते हैं तो वो एक बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी क्वांटिटी में परचेज करता है, तो जो क्वांटिटी होती है उससे उनकी सीधे सीधे सेल जो है वो इंक्रीज हो रही है। देन मार्केट इंफॉर्मेशन, टाइम टू टाइम मार्केट में क्या चल रहा है, आगे कस्टमर्स को क्या चाहिए, क्या उनके डिमांड्स हैं, इनके बारे में हमारे मैन्युफैक्चरर्स को पता चलता रहता है, क्योंकि होलसेलर्स कस्टमर्स के डिमांड्स के बाद ही उनको ऑर्डर देते हैं। और इंडेफिनेटली अगर एक बात की जाए तो अगर डिमांड ना हो तो ऑर्डर भी नहीं होता। अगर डिमांड है तो प्रोडक्ट्स के बारे में पता चलेगा कि कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को क्या प्रोडक्ट चाहिए, तो कंज्यूमर्स का क्या माइंड है, मार्केट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, वो सारी टाइम टू टाइम मैन्युफैक्चरर्स को प्रोवाइड कर दी जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है फाइनेंसिंग। तो फाइनेंस टाइम टू टाइम क्या होता है कि मैन्युफैक्चरर्स अपना पैसा सारा नहीं लगाते, तो जो होलसेलर्स होते हैं वो उनको पहले से ही पैसा, ऑर्डर के साथ ही पैसा दे देते हैं कि हमें इतना माल चाहिए, तो उनको ये प्रॉब्लम भी नहीं रहती कि उनको बहुत ज़्यादा पैसा अपना लगाना पड़ेगा। तो दूसरा आता है फाइनेंसिंग, कि उनको टाइम टू टाइम पैसा मिल जाता है और एक बहुत बड़ी मात्रा में वो उनको पैसा दे देते हैं, जिससे उनकी पैसे वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट बात आती है कॉन्सेंट्रेशन ऑन प्रोडक्शन। मैन्युफैक्चरर्स को सिर्फ प्रोडक्शन की तरफ कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है। गुड्स के लिए एडवर्टाइजमेंट से लेकर आगे तक के प्रमोशन तक के सारे काम कौन करता है? होलसेलर। क्योंकि होलसेलर को जब अपनी सेल्स को इंक्रीज करना है, जब होलसेलर को किसी भी प्रोडक्ट को सेल करना है, तो वो सारी फैसिलिटीज़ देखेगा, वो सब कुछ काम करेगा। काम बाकी क्या रह जाता है? प्रोडक्शन का रह जाता है। किसके पास? मैन्युफैक्चरर के पास, कि मैन्युफैक्चरर को सिर्फ अब एक काम देखना है, सिर्फ एक काम पर कॉन्सेंट्रेट करना है, जो है प्रोडक्शन। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो आता है प्राइस स्टेबिलिटी। जो प्राइस रहते हैं वो स्टेबल रहते हैं, क्योंकि सिचुएशन आगे क्या पता क्या सिचुएशन हो, कुछ भी हो सकता है, आगे कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है या फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। तो होलसेलर जो है वो बहुत सारा बल्क में माल परचेज करके रख लेता है अपने पास। दूसरा उनको स्टोरेज जो देता है कि वो अपने पास ही माल को स्टोर कर लेता है, तो कंपनी को ये नहीं सोचना पड़ता कि अब ये बल्क बनाने के बाद हम कहाँ रखेंगे। ओके, तो स्टोर वाली प्रॉब्लम भी उनकी सॉल्व हो जाती है, ये भी फैसिलिटी उनको प्रोवाइड हो गई। नेक्स्ट, प्राइस जो रहते हैं वो टाइम टू टाइम स्टेबल रहते हैं, वो चेंज नहीं होते, क्योंकि ये बल्क में माल को परचेज कर कर मैन्युफैक्चरर से अपने पास रख लेता है। कौन? होलसेलर। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो हम सर्विसेज की बात करने वाले हैं। रिटेलर्स के लिए क्या सर्विसेज रहती हैं, क्या सर्विसेज रिटेलर्स को प्रोवाइड की जाती है, किसकी तरफ से? होलसेलर की तरफ से। तो सब बहुत सारी वेराइटीज मिल जाती हैं, किनकी वजह से? होलसेलर्स की वजह से। होलसेलर इनको बहुत सारी वेराइटीज़, अलग अलग वेराइटीज़ के बारे में, अलग अलग रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताते रहते हैं। ओके, तो सबसे पहली फैसिलिटी इनको क्या मिली? इनको अच्छी वैरायटी मिल गई, बहुत सारी अलग अलग वैरायटी के अलग अलग गुड्स मिल गए, जिनको इनको सिलेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट बात आती है रेगुलर ये सप्लाई देते रहते हैं, कि मैन्युफैक्चरर जो है वो होलसेलर को देगा,
और होलसेलर रेगुलरली वही माल किसको सप्लाई करेगा, अपने रिटेलर्स को। नेक्स्टली अगर बात की जाए तो आता है फाइनेंसिंग। तो यहाँ पर भी फाइनेंसिंग वर्क करता है, जो रिटेलर्स होते हैं वो पैसा जो देते हैं वो कैश में देते हैं, या होलसेलर्स कई टाइम क्या करते हैं, रिटेलर्स को ये जो फैसिलिटियाँ प्रोवाइड कर देते हैं कि अगर आपके पास अभी पैसा नहीं है आप माल रख लीजिए और कुछ टाइम बाद आप ये पैसा मुझे दे दीजिएगा, तो उधार में भी वो माल दे देते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर बात की जाए रिस्क बियरिंग की, तो ये एक रिस्क बियरिंग फैक्टर होते हैं कौन, होलसेलर्स। जितना भी रिस्क होता है होलसेलर्स का होता है कि बाद में माल बिकेगा या नहीं बिकेगा, कुछ भी माल खराब हो जाए, किसी भी तरीके की कोई सिचुएशन आ जाए गुड्स पर, कोई भी अदर बात कुछ भी होता है, तो वो सारा रिस्क किसका रहेगा, होलसेलर्स का रहेगा। रिटेलर्स को इसकी फैसिलिटी मिल जाती है, सर्विसेज मिलती है। नेक्स्ट बात आती है पब्लिसिटी। तो सारी पब्लिसिटी स्टार्टिंग की एडवर्टाइजमेंट से लेकर आगे तक के प्रमोशन तक के जितने भी काम है, सेल्स को प्रमोट करना है या कुछ भी है, मार्केटिंग, सब कौन करता है, होलसेलर्स करते हैं। इसलिए रिटेलर्स को आगे किसी भी चीज़ के लिए भागा दौड़ी करनी पड़ती ही नहीं है, क्योंकि होलसेलर ने ऑलरेडी उनका सारा काम कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो आता है असिस्टेंस। ये टाइम टू टाइम असिस्टेंस देते रहते हैं, क्वालिटी कैसी है गुड्स की, कितनी इनकी क्या डिमांड है, और प्रोडक्ट्स की किस टेक्निक से बनाया जा रहा है, क्या कंपनी टेक्निक्स का यूज़ कर रही है। तो उससे कंज्यूमर्स को भी, जो रिटेलर्स हैं वो इन्फॉर्मेशन जब कंज्यूमर्स को देंगे तो कंज्यूमर अब एक तरीके से अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम उनको असिस्टेंस मिल रहा है, उनको बताया जा रहा है ना कि नहीं ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, ये आपके लिए अच्छा है। तो टाइम टू टाइम उनको क्या दिया जा रहा है, असिस्टेंस दिया जा रहा है। देन पब्लिसिटी खुद ही होलसेलर कर रहा है, तो रिटेलर को उसकी सर्विस भी मिल जाती है। ट्रांसपोर्टेशन की बात रहती है, तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी जो होलसेलर होता है वो रिटेलर को दे देता है, क्योंकि होलसेलर खुद ही अपने माल रिटेलर तक पहुंचा देते हैं आज के टाइम में अगर देखा जाए। तो ये सर्विसेज थी होलसेलर्स की, किसके लिए, एक तो मैन्युफैक्चरर्स के लिए और दूसरी थी रिटेलर्स के लिए, कि रिटेलर्स को क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं। इन टॉपिक्स में अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि आपको समझ में नहीं आया या कुछ भी ऐसा है जो आपको क्लियर ना हो पाया हो, तो आप मुझसे कभी भी कमेंट कर पूछ सकते हैं। वेल, एक बार इसको रिवाइज करते हुए चलते हैं स्टार्टिंग से। हमने आज बात की है कि जो सर्विसेज हैं होलसेलर की वो दो तरीके की होती हैं, पहली मैन्युफैक्चरर्स के लिए होती हैं और दूसरी होती हैं रिटेलर्स के लिए। देन हमने बात की है कि जो मैन्युफैक्चरर के लिए हैं वो क्या सर्विसेज है। सबसे पहले इकोनॉमी सेट रहती है, क्योंकि बहुत लार्ज स्केल पर माल परचेज होता है और बनता है। देन सेल्स इंक्रीज हो जाती हैं अपने आप, क्योंकि होलसेलर जो है वो सेल्स को बढ़ाता है। देन मार्केट इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम प्रोवाइड होती रहती है, किसको, मैन्युफैक्चरर्स को। फाइनेंस इनको टाइम टू टाइम मिल जाता है। ये सिर्फ प्रोडक्शन की तरफ कॉन्सेंट्रेट करते हैं, इनको अदर किसी भी तरीके की कोई भी फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी होती। नेक्स्ट बात आती है प्राइस स्टेबिलिटी की। तो जो प्राइस हैं वो स्टेबल रहते हैं, एक ही जगह रुके हुए रहते हैं, वो चेंज नहीं होते, क्योंकि ये बल्क में माल परचेज कर अपने पास स्टोर कर लेते हैं। नेक्स्ट, रिटेलर्स के लिए क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले तो इनको बहुत सारी वेराइटीज प्रोवाइड कर देते हैं। देन रेगुलरली माल को इनके पास पहुंचाते रहते हैं, रेगुलरली गुड्स की सप्लाई इनको मिलती रहती है। नेक्स्ट, फाइनेंस इनको प्रोवाइड हो जाता है, टाइम टू टाइम इनको पैसा मिलता रहता है, और अगर उधार भी इनको माल चाहिए तो वो भी इनको दे दिया जाता है। रिस्क बियरर होते हैं, हमेशा सारा रिस्क इनका खुद का रहता है। पब्लिसिटी गुड्स की ऑलरेडी पहले ही कर देते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स हो गया या किसी भी तरीके का कोई अगर सेल्स प्रमोशन से रिलेटेड वर्क है तो ये खुद करेंगे। असिस्टेंस यानी टाइम टू टाइम सारी इन्फॉर्मेशन ये रिटेलर्स को देते रहेंगे, न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू ब्रांड्स के बारे में, जो भी नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, क्योंकि इनको मैन्युफैक्चरर से पता चलेगा, तो ये वही बात किसको बताएंगे, रिटेलर्स को बताएंगे। तो टाइम टू टाइम सारे असिस्टेंस ये किसको दे रहे हैं, रिटेलर्स को दे रहे हैं। अब ये टॉपिक्स हमने दोबारा आपके रिवाइज किए हैं। इन टॉपिक्स में अगर आपको कुछ भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। वेल, कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सर्विसेज जो होती हैं रिटेल ट्रेड की, वो क्या रहती है, रिटेल ट्रेड क्या होता है, रिटेलर्स की क्या सर्विसेज होंगी, किस किस के लिए होंगी, कंज्यूमर्स और मैन्युफैक्चरर्स के लिए जो भी सर्विसेज हैं उनके बारे में कल बात करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कल का रहेगा। फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए शुक्रिया।